हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आने को हैं। ठीक है, ये लगभग एक साल का, ठीक है, लगभग 1 ईयर की करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हैं जो हम लोग 1 ईयर का। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइएगा। तो लगभग 100 प्रश्न हैं। 100 प्रश्न ये इस तरह से हैं कि आप ये मान के चलिए कि आप करंट अफेयर्स कहीं बाहर से नहीं आएगा। आप बस जो इस तरह की करंट अफेयर्स जो आपके सामने हम एमसीक्यू के माध्यम से लेकर आएंगे, या जो भी एमसीक्यू के माध्यम से आपको कोशिश की जाएगी कि आपको हर एक सब्जेक्ट, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू आपको मिले। लगभग अगर देखे जाएं तो हम आपकी तैयारी लगभग हर एक सब्जेक्ट से लगभग आपको 400 से 500 एमसीक्यू मिलेंगे। वो सभी एमसीक्यू आरओ को देखकर ही बनाए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके। और कोशिश की जाएगी उन्हीं एमसीक्यू के माध्यम से आपका जो भी चैप्टर है, वो सभी चैप्टर आपको विधिवत तरीके से, क्लियर तरीके से आपको समझाया जा सके और हर एक कोई भी फैक्ट छूटे ना। और इसे आपका, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आपको कितना किस सब्जेक्ट में आपको कितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, ये बात पूछी गई है। देखो, हमारा भारत दूध के मामले में पहला नंबर पे आता है। ठीक है, तो 1 मार्च 2025 को मनाया जाता है, या 1 मई 2025 को, 1 जून 2025 को, 1 जुलाई 2025। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आपको पता है तो इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से दीजिए कि विश्व दुग्ध दिवस यानी कि जो, ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, यानी कि हम लोगों ने मनाया है। तो बताइए जो पूरा विश्व कब मनाता है। तो 1 जून 2025 को, ठीक है, 1 जून 2025 को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। तो विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है ताकि दुग्ध उत्पादों के पोषण मूल्यों और डेयरी उद्योग के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है, हम लोग जैसे कि हम आपको पता है कि भारत में हर गांव में लगभग डेयरी पहुंच चुकी है। ठीक है, और दुग्ध उद्योग, ठीक है, दुग्ध उद्योग लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए जो कहते हैं ना कि हर साल ये दिवस मनाया जाएगा, तो हम लोग अब दूध की, ठीक है, हम लोग आवश्यकता को समझ पाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि विश्व दुग्ध दिवस 2025 का उद्देश्य क्या है। वर्ल्ड, ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस बल्क बर्ड मिल्क डे 2025 का उद्देश्य क्या है। तो कृषि सुधार उद्देश्य है, या दुग्ध से पोषण, खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि में योगदान को जागरूकता करना, जलवायु परिवर्तन या वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। तो जो हमारा उद्देश्य है, तो वो क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि दूध के से पोषण, खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि में योगदान को जागरूकता पैदा करना हमारा, और हमारा क्या है, यानी कि जो मिल्क डे है उसका उद्देश्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस 2025 की थीम क्या है। देखो, थीम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों, ठीक है, थीम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है और आप उसकी बारीकता को समझना चाहते हैं, तो आप इनमें से 3 प्रश्न करें। कब, क्यों, कैसे। ठीक है, जब आप इस तरह के प्रश्न करोगे ना, तो इस तरह से जो भी आपको प्रश्न आएंगे वो बहुत ही ज्यादा फैक्ट बेसिस हो जाएंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होंगे। क्योंकि जब भी आपके पास एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो वो इन्हीं पे बेस्ड होता है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया, किस तारीख को मनाया गया, क्यों मनाया गया, ठीक है, और कैसे मनाया गया, या इसकी थीम क्या है। ठीक है, तो डेयरी फार्मिंग फॉर ऑल, या आइवरी ड्यूरिंग की शक्ति पर जश्न, या न्यूट्रिशन थ्रू डेयरी, या डेयरी इनोवेशन। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर, न्यूट्रिशन थ्रू डेयरी। न्यूट्रिशन थ्रू डेयरी, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, 2025 के डेयरी उत्पादों के माध्यम से पोषण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, आतंकवाद, रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेष कार्य समूह
EWG कहाँ की गई थी? की 14वीं बैठक हुई है आतंकवाद रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेष कार्य समूह EWG, विशेष कार्य समूह EWG की 14वीं बैठक कहाँ पर हुई? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि पुलवामा में अटैक हुआ था, ठीक है, पहलगांव में अटैक हुआ था और काफी टूरिस्ट वहां पर जो शेयर करने के लिए गए थे, जो घूमने गए थे, वो ठीक है, उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा गया था। ठीक है, ऐसा कोई कांड ना हो दोबारा से, ऐसी कोई भी, ठीक है, ठीक है, कोई भी दुर्घटना ना हो। ठीक है, इस वजह से जो कुछ देश हैं उन लोगों ने एक बैठक बुलाई और सिर्फ इसी पर चर्चा हुई। किस पर चर्चा हुई? सिर्फ आतंकवादियों को, ठीक है, आतंकवादियों से रक्षा कैसे की जा सके इस बारे में चर्चाएं हुई कि क्या क्या ठोस कदम उठाए जाएं। ठीक है, कुछ निर्णय भी लिए गए कि आगे से अगर कभी कोई टेररिस्ट अटैक होता है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी और उसका जो, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अभी जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, ठीक है, हल्का सा ही मान सकते हो, जिसमें हमारे देश के कई भी जवान शहीद हुए और हमारे देश वालों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनका उनको छठी का दूध याद दिला दिया। ठीक है, बहुत मारा। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी इन सब चीजों से परिचित तो हुई आप। ठीक है, अब वही वाली बात है ना कि आतंकवादी रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेष कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ की गई? तो अब भाई सीन वही वाला है, लेकिन अब ऐसी दुर्घटना दोबारा ना घटे तो इसलिए कुछ सम्मेलन किए गए, कुछ और भी रक्षा मंत्री आए थे, और भी अलग अलग देशों के रक्षा मंत्री आए थे, उन लोगों ने एक साथ सम्मेलन किया। कहाँ किया? नई दिल्ली में सम्मेलन किया। ठीक है, न्यू दिल्ली में सम्मेलन किया। ठीक है, यह बैठक न्यू दिल्ली में हुई थी क्योंकि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो 14वीं बैठक है उसका मेजबान देश कौन है? तो कौन है? भारत है। ठीक है, मेजबान देश कौन है? भारत है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और कहाँ की गई? तो न्यू दिल्ली में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। पहली बार भारत किस संगठन EWG की सह अध्यक्षता करेगा? पहली बार भारत किस संगठन EWG की सह अध्यक्षता करेगा? पर्यावरण समूह, आतंकरोधी EWG, शिक्षा सुधार EWG या वैश्विक वित्तीय समूह? ठीक है, यानी कि सह अध्यक्षता, यानी कि साथ में सिर्फ भारत ही अध्यक्षता नहीं करेगा, साथ में एक और देश है जो सह अध्यक्षता करेगा। तो बताइए कौन सा ऐसा समूह है, मतलब किस संगठन में सह अध्यक्षता करेगा? तो वो आतंकवाद रोधी EWG। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कोड इमरजेंसी मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया था? कोड इमरजेंसी मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? WHO, एम्स भोपाल, DRDO या इसरो? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि कोड इमरजेंसी का प्रयोग, कोड इमरजेंसी मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? विकसित किया गया। अब प्रयोग देखो, विकसित कोई और करेगा, प्रयोग कोई और करेगा। ठीक है, या बोल सकते हो लॉन्च। ठीक है, लॉन्च कोई और करेगा। अब बताइए वो कौन है? तो जो विकसित किया था वो किया था DRDO ने। ठीक है, किसने किया था? DRDO ने। ठीक है, अब लॉन्च किसने किया? तो लॉन्च किया था एम्स भोपाल ने। ठीक है, एम्स भोपाल ने। समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि आप इन सब चीजों को समझ रहे होंगे। और WHO आप समझते ही हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कि पूरे विश्व में हेल्थ के बारे में जब भी कोई भी, ठीक है, कोई भी मुद्दा घटेगा वो WHO में पहुंचेगा। और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस के बारे में बात करता है। ये DRDO अब क्या हो रहा है कि ये इस ऐप के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता के लिए ये ऐप यूज किया गया है। ठीक है, इस ऐप को यूज करने का मतलब क्या है? ठीक है, ये ऐप इमरजेंसी टाइम यूज होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि कोड इमरजेंसी मोबाइल ऐप की विशेषता क्या है? कोड इमरजेंसी मोबाइल ऐप की विशेषता क्या है? तो मेडिकल स्टाफ को रियल टाइम अलर्ट और निर्देश भेजने की क्षमता, बैंकिंग सुविधा देना, पुलिस अलर्ट करना या शिक्षा प्रणाली।
तो अभी हम पढ़ के आपको समझा के आए हैं कि कोविड इमरजेंसी मोबाइल ऐप एम्स भोपाल करेगा। क्यों करेगा? जैसे कि कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई या हाई अलर्ट करने पर, ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि मोबाइल स्टाफ को, मेडिकल स्टाफ को रियल टाइम अलर्ट और निर्देश भेजने की क्षमता है इस ऐप में, ठीक है। ये उसके पास जाएगा और अलर्ट कर देगा कि हाँ, ठीक है, कि मामला गंभीर है, स्थिति आपातकालीन है। आगे बढ़ते हैं। बोधि यात्रा का आयोजन कब किया जाएगा? तो बोधि यात्रा का आयोजन 1 जून से 5 जून को किया गया, या 7 से 2 जून को किया गया, 10 से 15 जून को किया गया, 5 से 10 जून को किया गया। तो बोधि यात्रा का आयोजन कब किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखो, दो बोधि यात्रा का आयोजन 2 से 7 जून को किया गया, ठीक है, 2 से 7 जून को, ठीक है। आपको पता ही है कि जो जून, ठीक है, बोध यात्रा का आयोजन जून 2025 के पहले सप्ताह में होगा, ये बात कही थी। और ऑलरेडी जून जा चुकी है, ठीक है, जून जा चुकी है, तो ऑलरेडी ये जो बोध यात्रा है ये हो चुकी है। अच्छा, बोध यात्रा में कौन कौन से देश शामिल थे? एक ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि बोध यात्रा में कौन कौन शामिल थे, या बोध यात्रा का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था, ठीक है, एशियन देशों में के प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश के बौद्धिक स्थलों से परिचित कराना था, ठीक है। उद्देश्य क्या हो सकता है इसका? उद्देश्य ये था कि जो भी एशियन देश थे, एशियन कंट्री थी, ठीक है, एशियन कंट्री थी, तो भारत के जो बौद्धिक स्थल है उनसे परिचित कराना था। यूपी के बौद्धिक स्थलों से परिचित कराना, जिससे कि पर्यटक को बढ़ावा मिले, ठीक है, से परिचय, ठीक है, पर्यटकों को बढ़ावा मिले, इसलिए ये यात्रा करवाई गई थी, ठीक है। सभी जितने भी एशियन देश थे, वो सभी, जैसे कि हम पता है कि रक्षा मंत्री आए हुए थे सभी देशों के, ठीक है, तो उन रक्षा मंत्रियों को बोधि यात्रा करवाई गई, जो कि 2 से 7 जून को हुई थी। और इसका उद्देश्य था कि जितने भी बौद्धिक स्थल हैं, ठीक है, उनसे एशियन देशों से परिचित करवाया जाए, या उन स्थलों से उनको अवगत करवाया जाए, जिससे कि जब ये जाएंगे तो भारत के बारे में लोगों को बताएंगे, ठीक है, मीडिया को बताएंगे, और भी जगहों बताएंगे कहाँ कहाँ घूम कर आए, ठीक है, जिससे भी और भी पर्यटक स्थल को बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बोध यात्रा का उद्देश्य क्या है? वही वाले क्वेश्चन आ गया, बोध यात्रा का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों का संरक्षण, या एशियन देशों के प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश के बौद्धिक स्थलों से परिचित कराना, या वैश्विक व्यापार समझौता, या वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देना। तो वही सिंपल सा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एशियन देशों के प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश के बौद्धिक स्थलों से परिचित कराना, ये इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि नाइटिंगेल अवार्ड 2025, नाइटिंगेल अवार्ड 2025 किस क्षेत्र में के योगदान के लिए दिया गया है? नाइटिंगेल अवार्ड शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि के लिए, या विज्ञान के लिए? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि जो नाइटिंगेल अवार्ड है वो किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया गया है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, या विज्ञान? तो देखो, जो नाइटिंगेल अवार्ड है वो स्वास्थ्य विभाग के लिए दिया जाता है, ठीक है। यह पुरस्कार स्वास्थ्य एवं नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य, और एक और नाम जोड़ लो, ठीक है, नर्सिंग डिपार्टमेंट के लिए, नर्सिंग डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, नर्सिंग डिपार्टमेंट के लिए ये दिया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत का पहला एआई सेज कहाँ स्थापित किया गया? अब भारत का पहला एआई सेज कहाँ से स्थापित किया गया, जल्दी से बताइए। अच्छा, एआई सेज की फुल फॉर्म क्या है? कोई, अगर किसी को इसकी इंफॉर्मेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है। माना कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन आप इसको इस तरह से देखो जैसे कि आप इसको लाइव देख रहे हो। तो जल्दी से बताइए, एआई, देखो एआई से आप आर्टिफिशियल समझ सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और सीएज का क्या फर्क है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। सीएज की फुल फॉर्म देख लो, सीएज स्पेशल
इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये चीज की फुल फॉर्म है, ठीक है। अब जो पहला एआई सेज स्थापित कहाँ किया गया, देखो, तो जो पहला एआई सेज है वो नवा रायपुर में स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो नवा रायपुर में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, ठीक है। आर्टिफिशियल स्पेस इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, किस जगह बनाया गया, कौन सी जगह, तो नवा राजस्थान को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी रायपुर को, राजस्थान में रायपुर। भारत का पहला एआई सेज का उद्देश्य क्या है, तो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, एआई अनुसंधान विकास और नवाचार को बढ़ावा देना, जैविक खेती या समुद्री व्यापार। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एआई अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है। तो अब जल्दी से बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाएगा। ऑलरेडी मना चुकी है, ठीक है। आपको ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये 1 ईयर की करंट अफेयर्स है, ठीक है, 1 ईयर की करंट अफेयर्स है, और जो कि करंट अफेयर आरओ के एग्जाम के लिए ही बनाई गई है। इस करंट अफेयर्स का मकसद ही है सिर्फ आरओ का एग्जाम को पास करवाना, ठीक है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का कब मनाया गया, तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है, और ये मनाया गया 22 मई को ही, ठीक है। तो जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को ही मनाया जाता है, ठीक है, पर ईयर। अगर आपसे ये ना पूछ के ये पूछते कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई ही आप टिक करोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या है, जैसे कि हर बार एक नई थीम होती है, वैसे ही अब इस बार की थीम क्या है 2025 की। आपको पता है कि 22 मई को ही मनाया जाता है, ठीक है। फिर से हम आपके लिए लिख दे रहे हैं एक बार के लिए, सुविधा के लिए, 22 मई सामने रखो, ठीक है। अब इसकी थीम क्या थी, प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति के साथ साझेदारी और सतत विकास, पर्यावरणीय संकट या वन्य जीवों की रक्षा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रकृति के साथ साझेदारी और सतत विकास, ठीक है। ये इसकी क्या है, थीम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत जेन किसने लॉन्च किया था। अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, भारत जेन किसने लॉन्च किया था, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। भारत जेन किसने लॉन्च किया था, तो भारत सरकार ने, निजी कंपनियों ने, यूनेस्को ने या डब्ल्यूएचओ ने, ठीक है। तो जो भारत जेन है, ठीक है, भारत जेन है किस लिए, ठीक है, भारतीय भाषाओं में एआई सुविधाओं के लिए है, ठीक है, बात जेन, ठीक है, लैंग्वेज जेन, ठीक है। इसको देख लो, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारतीय भाषाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं के लिए, एआई सेवाओं के लिए, ठीक है, एआई सेवाओं के लिए ये भारत जेन लॉन्च किया गया, ठीक है। ये जो समझ में आ रहा है आपको, ये लैंग्वेज के लिए था, ठीक है। और ये किसने लॉन्च किया, तो भारत सरकार ने लॉन्च किया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब क्यों लॉन्च किया था आपको पता है कि भारतीय भाषाओं में एआई की सेवाओं के लिए लॉन्च हुआ था, ठीक है। फिर से सुनो, भारत जेन का उद्देश्य, अब देखो, कृषि में सुधार, भारतीय भाषाओं में एआई सुविधा प्रदान करना है, जलवायु सुधार या खेल खोल को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, भारतीय भाषाओं में एआई सेवाएं प्रदान करना। ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भारत के लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, संस्कृति अलग अलग है, तौर तरीके अलग अलग है। अब हम हर चीज मैच नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनकी बोल किस लैंग्वेज बोल रहे हैं, और यदि मान के चलो किसी को हिंदी आती है, किसी को नहीं आती है, ठीक है। तो एआई के माध्यम से क्या होगा, एआई के माध्यम से वो ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है, भाषाओं को, और उनको समझ पाएंगे। तो यही इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, ओडीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ओडीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है। तो ओडीआई के ब्रांड एम्बेसडर, ऑप्शन, इस प्रश्न का तो राइट आंसर सभी बताइए कि विराट कोहली है, नीरज चोपड़ा है, रोहित शर्मा है, पीवी सिंधु है। तो ओडीआई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका सही आंसर होगा नीरज चोपड़ा, ठीक है।
तो नीरज चोपड़ा ओडीआई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। तो अब बिल्कुल भी भूलिएगा मत कि ओडीआई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कौन है, नीरज चोपड़ा है। ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार, ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसे मिला है? तो नीरज चोपड़ा को, सुदूष को, दीपिका शर्मा को, अजय अग्रवाल को। तो जल्दी से बताइए कि ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर, ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर का जो 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सुदूष। ठीक है, सुदूष को मिला है। सुदूष के बारे में कोई और चीज है जो आप बताना चाहें, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो सुदूष है ना, उन्होंने कनाडा कॉलिंग एक परियोजना शुरू की थी। ठीक है, ठीक है, सुदूष ने क्या शुरू किया था? कनाडा कॉलिंग, कनाडा कॉलिंग एक परियोजना शुरू की थी सुदूष ने। इसके तौर पर इन्हें पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अब पुरस्कार मिला, पुरस्कार का नाम क्या था आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर 2024। समझ में आ रहा? तो ये थे सुदूष, जिन्होंने कनाडा कॉलिंग एक परियोजना स्टार्ट की। ठीक है, और इन्हीं के की वजह से, मतलब कनाडा कॉलिंग जो परियोजना थी, इसी की वजह से इनको ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया था। तो इसको बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। सुदूष ने अपनी पुरस्कार राशि कहाँ दान की? शिक्षा कॉलिंग में, कनाडा कॉलिंग परियोजना में, स्वास्थ्य मिशन में, या खेल प्रोत्साहन में? देखो, जो सुदूष ने अपनी जो पुरस्कार राशि कनाडा कॉलिंग परियोजना में ही दान कर दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड बाइसिकल डे 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड बाइसिकल डे 2025 कब मनाया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो वर्ल्ड बाइसिकल डे 2025 कब मनाया गया? 1 जून 2025 को, 2 जून 2025 को, 3 जून 2025 को, या 5 जून 2025 को? तो इसका जो वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? तो 3 जून 2025 को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल जो वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? ठीक है, 3 जून 2025 को। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बाइसिकल डे की थीम क्या थी? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, साइकिल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, राइट फॉर नेचर, पैडल फॉर चेंज। तो अब इसका बताइए, इसकी जो थीम क्या थी? तो इसका जो थीम थी, साइकिल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, साइकिल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि साइकिलिंग और सतत भविष्य पर केंद्रित है। ठीक है, उम्मीद है फिर से आप ध्यान रखो। जो वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? 3 जून को। ठीक है, 3 जून को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम थी 2025 की, तो साइकिलिंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बाइसिकल डे को किसने घोषित किया था? WHO ने, संयुक्त राष्ट्र ने, यूनेस्को ने, G20? ठीक है, तो जो वर्ल्ड बाइसिकल डे किसने घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था। क्लियर? तो 3 जून को, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था। ठीक है, किसने घोषित किया था? यूनेस्को ने घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। अंडमान और निकोबार कमांडर के नए कमांडिंग चीफ कौन बने हैं? ठीक है, अंडमान और निकोबार के, अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडिंग चीफ कौन बने? तो अजय अग्रवाल, दिनेश सिंह राणा, रोहित वर्मा, या सुनील देशमुख? चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, दिनेश सिंह राणा। ठीक है, दिनेश सिंह राणा बनाए गए थे कमांडर इन चीफ। आगे बढ़ते हैं, और कहाँ बनाए गए हैं? तो अंडमान निकोबार। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस संगठन से संबंधित है? तो जल्दी से बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस संगठन से संबंधित है? तो FAO से, संयुक्त राष्ट्र से, यूनेस्को से, या WHO से? तो अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस है,
कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। आपको अभी अभी बताया था 22 मई को, ठीक है। और किससे संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अंबर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? अंबर योजना मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, गुजरात से या बिहार से? तो जल्दी से स्प्रिंग का राइट आंसर दीजिए कि अंबर जो योजना है वो, पहली बात है कि किस, ठीक है, क्यों चूज की गई। अब अंबर योजना है क्या, ठीक है। देखो, अंबर योजना किस राज्य सरकार ने, तो गुजरात राज्य सरकार ने शुरू की थी, ठीक है। गुजरात सरकार ने शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए ये योजना शुरू की थी, ठीक है। शहरीकरण शहरीकरण की वजह से, शहरीकरण के लिए जो चुनौतियां थी, उस चुनौतियों से निपटने के लिए ये अंबर योजना गुजरात में शुरू की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंबर योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास, शहरीकरण की चुनौतियों के समाधान और सतत विकास को बढ़ावा देना, या कृषि उत्पादन बढ़ावा देना, या महिलाओं को सशक्त बनाना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। शहरीकरण की चुनौतियों के समाधान और सतत विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बोध यात्रा किन देशों के प्रतिनिधियों के लिए है? तो G20 देशों के लिए, सार्क देशों के लिए, एशियन देशों के लिए, यूरोपीय संघ के लिए। तो अभी आपको बताया कि एशियन देशों के लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। यानी कि एशियन देश में जो सम्मेलन हुआ था, एशियन देशों का जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में जो लोग आए थे, जो रक्षा मंत्री लोग आए हुए थे, उन, ठीक है, उनको 2 से, ठीक है, 2 से 7 तक, ठीक है, लोगों को घुमाया गया। 2 से 7 जून तक बोधि यात्रा ट्रेवल करवाया गया रक्षा मंत्रियों को। और बोधि स्थल, जहां जहां भारत में बोधि में स्थल हैं, ठीक है, इन 5 दिनों में उन स्थलों पर जो भी बोधि यात्रा का नाम दिया गया, तो एशियन देशों के जितने भी लोग आए हुए थे, प्रतिनिधि आए हुए थे, उन सबको यहाँ पर ले जाया गया और इस यात्रा को बोधि यात्रा कहा गया। और इसका उद्देश्य आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि ट्रेवल, ठीक है, भारत में जो भी बोधि स्थल है, उन बोधि स्थल से एशियन देशों के जो प्रतिनिधि थे, उनसे उनको उन स्थलों से परिचित कराना था, जिससे कि वो वापस जाएं तो अपने देश में वो कहाँ कहाँ घूमे, उन सब के बारे में जानकारी लिखें। क्योंकि कहते ना कि बाहर बाहर के लोगों को हमारे देश के बारे में, यहाँ से लोग जो भी देख के जाते हैं वो अपनी बुक्स में लिखते हैं, मीडिया में बताते हैं, और बाहर के लोग परिचित होते हैं उन जगहों से, और कहते हैं क्यूरियोसिटी बढ़ती है माइंड में कि यार हमें भी घूमना चाहिए। तो इस वजह से वो भी भारत में आएंगे, जो लोग जानेंगे वो लोग भारत में आएंगे और भारत को के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब उनका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। बोध यात्रा किन राज्यों के स्थलों तक जाएगी? अब वो तो जा चुकी है, ठीक है। बोध यात्रा किन राज्यों के स्थलों तक जाएगी? उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान। देखो, आपको पता है कि बोध, ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जाएगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्थलों को शामिल किया गया है इस यात्रा में। घूमने लायक बताया गया है कि इस यात्रा में उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रमुख बौद्ध स्थलों को शामिल कर लिया गया। तो ये जो बौद्ध यात्रा थी, उत्तर प्रदेश और बिहार जो राज्य हैं, उन स्थलों में चूज किया गया। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो स्थल है, उन स्थलों में बौद्ध यात्रा, मतलब कहते ना कि बौद्ध यात्रा उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रमुख बौद्ध स्थलों तक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत जेन, आपको ऑलरेडी अभी बता चुके हैं कि ये भाषाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। भारत जेन परियोजना भारतीय भाषाओं के साथ किसे जोड़ने पर केंद्रित है? डिजिटल मार्केटिंग, एआई सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं या रेल नेटवर्क? तो 29 का सही आंसर क्या होगा? तो भारत जेन जो परियोजना है भारतीय भाषाओं के साथ किसे जोड़ने पर केंद्रित है, ठीक है। तो एआई सेवाओं, ठीक है, एआई सेवाओं, ठीक है, को जोड़ने पर केंद्रित है। तो इस परियोजना का उद्देश्य एआई सेवाओं को भारतीय भाषाओं के साथ जोड़ना है, ठीक है। एआई सेवाओं को भारतीय भाषाओं के साथ जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। एफएओ का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर ऑफिस। तो एफएओ का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 20 का राइट आंसर है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एफएओ का पूरा नाम क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? उम्मीद है कि आप इस चीज को भूलेंगे नहीं, ठीक है। एफएओ का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए कि एफएओ को फुल फॉर्म बताइए, तो इसमें आप फेडरेशन नहीं, फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। आप एग्रीकल्चर समझ सकते हो, एग्रीकल्चर में फूड आता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप मिस
मत होइएगा, दिमाग से इस चीज को मिस मत करिएगा, ठीक है। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है एफएओ, जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, ठीक है। ये जो फूड एफएओ किसकी एजेंसी है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, यूएन की एजेंसी है एक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आईपीएल में 300 छक्के पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि आईपीएल में 300 छक्के पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या शुभम गिल। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? रोहित शर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का भी राइट आंसर है कि आईपीएल में 300 छक्के पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्पेलिंग बी 2025 का विजेता कौन है? नेशनल स्पेलिंग बी 2025 का विजेता कौन है? हैरिस खान, फैजान जाकिर, शारा अहमद या जॉन विलियम्स। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि नेशनल स्पेलिंग बी 2025 का विजेता कौन है? तो कौन है? हैरिस खान है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो खिताब जो जीता है वो हैरिस खान ने जीता है। नेशनल स्पेलिंग बी 2025 की विजेता की उम्र कितनी थी? जो हैरिस खान की जो उम्र की बात की जा रही है वो थी 13 वर्ष, ठीक है। यानी 13 वर्ष की अवस्था में, 13 वर्ष की आयु में, अवस्था नहीं आयु में नेशनल स्पेलिंग बी 2025 की विजेता रही है हैरिस खान, जिनकी उम्र है 13 वर्ष। कौन है? हैरिस खान है, ठीक है, हैरिस खान। क्लियर, और इनकी उम्र क्या है? 13 वर्ष मात्र है। बताइए 13 वर्ष की उम्र में तो ये इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, ठीक है। इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डेनियल नोबोआ, जॉर्ज मेंडेज, लुइस गोमेज या एंटोनियो बोरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा डेनियल नोबोआ। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति चुने गए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सील्ड का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सुधार में, आतंकरोधी रणनीति में, पर्यावरण संरक्षण में या शिक्षा सुधार में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऑपरेशन सील्ड का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सुधार, आतंकरोधी रणनीति, पर्यावरण संरक्षण या शिक्षा सुधार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑपरेशन सील्ड का उद्देश्य आतंकरोधी रणनीति, ठीक है, मतलब जो भी आतंकवादियों से संबंधित जो घटनाएं हैं जो घटी है, ठीक है, इसके लिए रणनीति तैयार करना है कि अब ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑपरेशन सील्ड का उद्देश्य आतंकरोधी रणनीति तैयार करना है, ठीक है, जिससे हम अपने देश को आतंकवादी जैसी घटनाओं से बचा सकें। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सील्ड किस घटना के बाद शुरू हुआ था? तो मुंबई धमाके के बाद, पुलवामा हमले के बाद, पेरिस या दिल्ली ब्लास्ट। तो इसका राइट आंसर होगा पुलवामा हमले के बाद ऑपरेशन सील्ड की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाल्मीकि थापर किस क्षेत्र से संबंधित है? वाल्मीकि थापर किस क्षेत्र से संबंधित है? वन्यजीव से, अंतरिक्ष विज्ञान से, राजनीति से या संगीत से। तो जो वाल्मीकि थापर है वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा वन्यजीव संरक्षण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है कि वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है वाल्मीकि थापर। वाल्मीकि थापर का निधन कब हुआ था? तो 31 मार्च 2025 को, 31 मई 2025 को, 15 अप्रैल 2025 को, 1 जून 2025 को। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 31 मई 2025 को, ठीक है, 31 मई 2025 को वाल्मीकि थापर का निधन हुआ था। देखो ऐसा है कि जब भी आपसे कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि क्यों फेमस है, या तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है और वो उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं या तो उसने कोई स्पेशल काम किया है हाल फिलहाल के क्षेत्र में, या तो वो अब नहीं रहा है, ठीक है। तो वाल्मीकि थापर का निधन कब हुआ, तो वो आपके लिए मैसेज रह जाता है। तो बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसको बहुत प्यार से जब आप इसको देखोगे तो आप प्यार से इससे समझ पाओगे। तो 31 मई 2025 को वाल्मीकि थापर का निधन हुआ था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब कब किया गया? अब इसकी बताइए, ऑपरेशन स्पाइडर वेब कब लॉन्च की गई?
तो 1 जनवरी 2025 को, 1 जून 2025 को, 15 मई 2025 को या 30 जून 2025। तो अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि ऑपरेशन स्पाइडर जो वेव है कब लॉन्च की गई? तो 15 मई 2025 को, ठीक है, 15 मई 2025 को ये लॉन्च की गई। ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन स्पाइडर वेव किसने किया? भारतीय सेना, नौसेना ने, सुरक्षा सेवा ने, एनडीआरएफ ने या सीआईएसएफ ने? तो जो ऑपरेशन स्पाइडर है वो सुरक्षा सेवा से संबंधित है, तो और लॉन्च भी इसी ने किया था, एसएसबी, ठीक है, एसएसबी ने किया था, एसएसबी। आप इस नाम से फेमस हो गए, भले आप हिंदी में उसको ना जानते हो, लेकिन आपने अगर 12th है, आपकी हाइट ठीक ठाक है, तो आपने एसएसबी का एक बार इंटरव्यू जरूर दिया होगा। तो ये वही है, ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ठीक है, ऑपरेशन स्पाइडर वेव एसएसबी ने शुरू की थी। अब एक मिनट इसको और भी देख लो, एसएसबी की फुल फॉर्म भी देख लो। इसकी देखो, सशस्त्र सीमा बल इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में लिख, पहले तो इंग्लिश में ही लिख लो, ठीक है, सशस्त्र, हिंदी में ही लिखो ज्यादा बेटर, सशस्त्र, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की फुल फॉर्म होती है, और एक ऑपरेशन था स्पाइडर वेव, ठीक है, और इस ऑपरेशन को एसएसबी ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। लक्सर संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? लक्सर संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो जो लक्सर संरक्षण सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया? भारत में, पाकिस्तान में, तजाकिस्तान में या चीन में? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि लक्सर संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया तजाकिस्तान में, ठीक है। तो लक्सर संरक्षण सम्मेलन तजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लक्सर संरक्षण सम्मेलन की तिथियां क्या थी? तो 10 से 12 जून, 1 से 3 मई, 29 से 31 मई या 15 से 13 अप्रैल? तो जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 29 से 31 मई। लक्सर संरक्षण सम्मेलन की तिथियां 29 से 31 मई 2025 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पुस्तक संचालित मानव वनोन्मुख संस्थापन किसने लिखी है? ठीक है, संचालित मानव उन्मुख, ये है मानव उन्मुख संस्थापन, मानवोन्मुख, ठीक है। तो किसने लॉन्च की? नितिन गडकरी ने, अमित शाह ने, डॉक्टर एच जयशंकर ने या श्रीमती ईरानी ने? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉक्टर एच जयशंकर ने, ठीक है। जो संचालित मानव उन्मुख संस्थापन, ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखी थी। और डॉक्टर एस जयशंकर का आपको पता ही है कौन है? हमारे भारत के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री। कौन है? विदेश मंत्री है। आगे बढ़ते हैं। अब भैया, संचालित मानव उन्मुख संस्थापन का विषय क्या है? शिक्षा सुधार, मानव संसाधन विकास, अंतरिक्ष अनुसंधान या कृषि तकनीकी? अब जो विदेश मंत्री है, ठीक है, अब इन्होंने जो पुस्तक है इसका विषय क्या था? ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चीज का कोई ना कोई अपना एक मुख्य होता है, ठीक है। तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था या विषय क्या था? तो मानव संस्थापन विकास इनका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर मानव संस्थान विकास, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो गया। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन है, जो ग्लेन मैक्सवेल है। ग्लेन मैक्सवेल तो आप जानते ही हो, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने खड़े खड़े डबल सेंचुरी मारी, ठीक है, वर्ल्ड कप में, और इन्हीं की वजह से जीते थे। तो आपको पता ही है कि ग्लेन मैक्सवेल क्रिकेट से संबंधित हैं, ठीक है, तो इससे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन हाँ, मैक्सवेल 2025 में किस टीम के कप्तान बने थे? ठीक है, आईपीएल टीम के, एमएलसी फ्रेंचाइजी टीम के, बीबीएल टीम के, T20 वर्ल्ड कप? तो जल्दी बताइए, जो बीबीएल जो मैक्सवेल है, ठीक है, तो वो किस टीम के कप्तान बने थे? तो वो बने थे बीबीएल टीम के। क्लियर? बिग बैश लीग, फुल फॉर्म क्या है बीबीएल की? बिग बैश लीग। समझ में आ रहा है? तो जो मैक्सवेल 2025 में बीबीएल टीम के कप्तान बने थे। क्लियर? आईपीएल में 300 छक्कों का रिकॉर्ड किस टीम के खिलाफ बना है? ठीक है,
देखो 300 छक्के किसने मारे, तो रोहित शर्मा ने मारे। किस टीम के खिलाफ रिकॉर्ड बनाए, तो चेन्नई सुपर किंग्स में, दिल्ली कैपिटल में, पंजाब किंग्स में, कोलकाता नाइट राइडर। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली कैपिटल्स में। आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्पेलिंग बी में विजेता का मूल राज्य कौन सा है? जो नेशनल स्पेलिंग बी आपको पता है कि हैरिश खान है, फिर से लिख लीजिए, हैरिश खान। आपको पता है कि इनकी उम्र भी 13 साल है, 13 साल की एक व्यक्ति है, ठीक है। अब किस जो विजेता है वो मूल राज्य, उनका मूल राज्य है कहाँ? नेशनल स्पेलिंग बी की, ठीक है, तो वो तेलंगाना के हैं, ठीक है। कहाँ के? तेलंगाना का बच्चा है, 13 साल का बच्चा ही है, हैरिश खान, ठीक है, जिसने नेशनल स्पेलिंग बी में विजेता रहे हैं। ऑपरेशन सील्ड किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए, भारत सरकार की आतंकवादी रोधी रणनीति का हिस्सा था, साइबर सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए। तो वही वाली बात है कि भारत सरकार की आतंकवादी रोधी रणनीति का एक हिस्सा था ऑपरेशन सील्ड, ठीक है। ऑपरेशन सील्ड का नाम पहली बार किस घटना के बाद चर्चा में था? ए पुलवामा हमले के बाद आया है, बलीथोल शायर, ठीक है। बलीथोल शायर किस क्षेत्र से संबंधित है? बलीथोल शायर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राजनीति से, विज्ञान, साहित्य में, संस्कृति या खेल से। जो बलीथोल शायर है वो साहित्य और संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। तो बलीथोल शायर मलयालम साहित्य और संस्कृति के प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है। मलयालम 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 साहित्य, ठीक है, मलयालम साहित्य के ये कवि हैं, शायर भी हैं और ये साहित्य और संस्कृति से संबंधित हैं। बलीथोल शायर का निधन कब हुआ? आपको पता ही, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो मरेंगे और या जिसके किसी का नाम आप स्पेशल दिया गया है तो इसका मतलब वो अब नहीं रहा है। तो बलीथोल शायर का निधन कब हुआ था? 1 जून 2025 को, 31 मई 2025 को, 22 मई 2025 को या 15 अप्रैल 2025 को। तो 1 जून 2025 को इनका निधन हुआ था, ठीक है। तो बलीथोल शायर का निधन 1 जून 2025 को हुआ था और ये साहित्य से संबंधित हैं मलयालम। ऑपरेशन स्पाइडर वेब किसने शुरू किया था? भारतीय सेना ने, एनएसजी ने या एसएसबी ने? तो एसएसबी ने शुरू किया था, ऑलरेडी बता चुके हैं। ऑपरेशन स्पाइडर वेब कब किया गया? तो 1 जून 2025 को, 31 मई 2025 को, 15 जून 2025 को या 10 मई 2025 को। तो 1 जून 2025 को, जब बलीथोल शायर जिस दिन दुनिया से नहीं रहे उसी दिन, ठीक है, उसी दिन ऑपरेशन स्पाइडर वेब को शुरू किया गया था। लोशियार संरक्षण सम्मेलन कहाँ किया? लोशियार ताशकंद में, दुशांबे तजाकिस्तान में, समरकंद में या काबुल में? अब बताइए। तजाकिस्तान में पता है लेकिन कहाँ पे? लोशियार संरक्षण सम्मेलन कहाँ पर है? तो दुशांबे तजाकिस्तान में इसकी शुरुआत की गई, यह सम्मेलन किया गया। तो लोशियार संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? भारत और चीन ने, तजाकिस्तान सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने, पाकिस्तान और रूस ने, संयुक्त राष्ट्र ने। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है कि जो लोशियार संरक्षण सम्मेलन है उसका आयोजन किसने किया था, ठीक है। तो तजाकिस्तान सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का भी राइट आंसर है। लोशिया किससे संबंधित है? एक दुर्लभ जानवर से, एक ऐतिहासिक मानव से, एक खेल आयोजन से, एक पर्वत श्रृंखला। हम लोशिया पढ़ रहे हैं लेकिन लोशिया है क्या? देखो एक दुर्लभ जानवर है लोशियार, ठीक है। तो लोशियार एक दुर्लभ प्रजाति का जानवर है जिससे संरक्षित करने के लिए एक सम्मेलन किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 2028 तक कितने करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करना है? उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 2028 तक कितने करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करना है? 50 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़ या 100 करोड़? तो हम 2028 तक लगभग कितने करोड़ पर्यटकों को आकर्षित कर पाएंगे, तो इस बारे में बात की गई है। तो लगभग 100 करोड़ का लक्ष्य रखा गया कि हम लगभग 100 करोड़ लोगों को पर्यटकों के रूप में भारत लाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2016-17 से 2023-24 में, 2016-17 से 2023-24 में पर्यटकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ठीक है, तो लगभग 61% की वृद्धि हुई है पर्यटकों की संख्या में। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 61% की वृद्धि हुई है।
इस अवधि में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या 61% में वृद्धि हुई है। इस चीज को भूलना मत। 2016-17 से 2023-24 तक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, लखनऊ या रायबरेली? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाए लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। राम मंदिर किस पर्यटन स्थल में शामिल है? मथुरा में, अयोध्या में, वाराणसी या प्रयागराज? तो राम मंदिर किस पर है? अयोध्या। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पर्यटन क्षेत्र में कुल कितने करोड़ जीबीए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? ठीक है, पर्यटन क्षेत्र में कुल कितने करोड़ जीबीए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 या 80,000? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। जीबीए में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया तो लगभग 70,000 करोड़, ठीक है, जीबीए हमें प्राप्त होगा पर्यटकों से। बात के रेडियो मैन राम सिंह बघेल ने कितने अधिकतम रेडियो संग्रह का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, और इसकी जो राम सिंह है रेडियो मैन, इनको नरेंद्र मोदी जी ने जो कहते ना मन की बात में भी इनको राम सिंह बघेल को काफी सराहा था, रेडियो मैन के नाम दिया था। ठीक है, तो इनका जो संग्रह है लगभग 1257 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने किस वर्ष मन की बात में राम सिंह बघेल की सराहा की? 2022-23 में, 24-25 में? तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, 2024 में। ठीक है, मन की बात में राम सिंह बघेल की सराहना की थी 2024 में। उत्तर प्रदेश की 2027 तक किस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया? प्लास्टिक मुक्त प्रदेश, मलेरिया मुक्त प्रदेश, गरीबी मुक्त प्रदेश या शिक्षा में 100% साक्षरता? तो 2017 तक मलेरिया मुक्त प्रदेश, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, मलेरिया मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश में 2027 तक, कि 2027 तक हम मलेरिया से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। देखो, ये जो चीज है इसको हो सकता है आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप इस तरह इसको देख लो। IFO स्ट्रॉन्ग, TRONG, स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल। ठीक है, जो IFO स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल, इसके बारे में बात की जा रही है कि जो IFO स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस शहर में होगा? नोएडा में देखो हो चुका है ये IFO स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस शहर में हो गया है? नोएडा, कानपुर, लखनऊ या आगरा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यूपी की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन हो चुका है IFO स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल 2024। अब देखो, IFO फेस्टिवल में कौन सी प्रदर्शनी नहीं होगी? हथियार की, हेलीकॉप्टर की, टैंक या उपकरण की? तो जल्दी बताइए। तो IFO स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल में कौन सी प्रदर्शनी नहीं होगी? तो खेल उपकरण की प्रदर्शनी नहीं की जाएगी। ठीक है, बाकी हथियार की, हेलीकॉप्टर की, टैंक की, इन सब की प्रदर्शनी की जाएगी, जबकि खेल उपकरण शामिल नहीं होगा। गोरखपुर सैनिक स्कूल में कितने एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा? जो गोरखपुर सैनिक स्कूल है वो कितने एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा, इस बारे में बात की जा रही है कि जो गोरखपुर सैनिक स्कूल है, ठीक है, वो कितने एकड़ में बनाया जाएगा? 39 एकड़ में, 49, 59 या 69? अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो देखो, जो इसका जो है वो 49 एकड़ में गोरखपुर सैनिक स्कूल बनाया जाएगा। गोरखपुर सैनिक स्कूल किस कक्षा में के लिए बच्चों के लिए है? 1 से 5, 6 से 12, 9 से 12, 1 से 10? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से 12। तो 6 से 12 स्कूल के बच्चे हैं उनको, ठीक है, उनके लिए ये स्कूल बनाया जाएगा जो लगभग 49 एकड़ का है। ठीक है, तो ध्यान रखना 49 एकड़, भूल मत जाना। ठीक है, और कितनों के लिए है? 6 से 12 क्लास के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का गरीब पंचायत स्टेट अभियान किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश का गरीब पंचायत स्टेट अभियान किससे संबंधित? साक्षरता बढ़ाने के लिए, गरीब उन्मूलन के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए? तो बताइए जल्दी से, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश गरीब पंचायत स्टेट, ठीक है, अभियान किससे संबंधित है? तो गरीबी उन्मूलन के लिए संबंधित है। ठीक है, यह अभियान गरीब परिवारों के उत्थान के उद्देश्य से शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीब पंचायत स्टेट अभियान की शुरुआत किस नेता ने की थी? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या पंचायत मंत्री? तो जो गरीब
पंचायत स्टेट अभियान की शुरुआत किस नेता ने की थी? तो ये थे मुख्यमंत्री। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? यूपी के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा यह अभियान शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 कब दिया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 कब दिया गया? तो ये 5 सितंबर 2024 को दिया गया था। 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के तौर पर। आपको पता है कि टीचर डे भी इसी दिन मनाया जाता है, टीचर्स डे। ठीक है, इसी दिन मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, उसी दिन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 दिया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो देखो कितने दिए गए, तो कितने शिक्षकों को सम्मान दिया गया? तो 50 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था 5 सितंबर को। टाटा पावर की घर घर सोलर पहल सबसे पहले किस शहर में शुरू की गई? टाटा पावर की घर घर सोलर पहल सबसे पहले किस शहर में शुरू की? लखनऊ, आगरा, वाराणसी या अयोध्या? तो इसका जो सही आंसर होगा वाराणसी। ठीक है, तो वाराणसी में घर घर सोलर जो पहल है टाटा पावर ने शुरू की थी। टाटा पावर योजना के तहत कितने घरों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया? ठीक है, टाटा पावर योजना के तहत कितने घरों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया था? तो 5 लाख थे। ठीक है, 5 लाख घरों को सोलर ऊर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रवादी राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो एक नेता थे राष्ट्रवादी राजा राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो ये 1886 में पैदा हुए थे। आगे बढ़ते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत की पहली प्रोविजनल सरकार कब बनाई थी? तो प्रोविजनल सरकार राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत की पहली प्रोविजनल सरकार कब बनाई थी? तो 1915 में बनाई थी। ठीक है, 1915 में भारत की पहली प्रोविजनल सरकार का गठन किया था। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रोविजनल सरकार का गठन कहाँ किया था? ठीक है, तो काबुल में किया था, काबुल में। समझ में आ रहा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बाद फैक्ट? तो 1986 में पैदा हुए, सॉरी 1986 क्यों, 1886 में पैदा हुए, 1886 में पैदा हुए। काबुल में राष्ट्रवादी सरकार बनाई, और कब बनाई? 1915 में। आगे बढ़ते हैं। उन्हें वर्ष 1932 में किस पुरस्कार से नामांकित किया गया था? भारत रत्न, पद्म विभूषण, शांति नोबेल पुरस्कार या गांधी पुरस्कार? ठीक है, तो उन्हें शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नामांकित किया गया था शांति नोबेल पुरस्कार, तो 1932 में। ठीक है, 1932 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उत्तर प्रदेश का भारत का पहला राज्य जिसने किस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से एकीकृत किया? उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य, उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश यूपी भारत का पहला राज्य जिसने किस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह एकीकृत किया? यूपीआई, इनाम, जैम या डिजी लॉकर? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डिजी लॉकर। तो यूपी भारत का पहला राज्य जिसने डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से एकीकृत किया। पर्यटन विकास मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में पर्यटकों की संख्या कितने करोड़ थी? ठीक है, कितने करोड़ थी? 61% बढ़ाए गए। ठीक है, तो देखो 61% बढ़ी है, लेकिन जो करोड़ थे पर्यटक घूमे थे, तो 43 करोड़ पर्यटक घूमे थे 2023-24 में। पर्यटन विकास के अनुसार 2023-24 में पर्यटकों की संख्या कितने करोड़ थी? ठीक है, पर्यटन विकास के अनुसार 2023-24 में पर्यटकों की संख्या कितने करोड़ थी? तो 43 करोड़ थी। ठीक है, यानी कि 2023-24 में उत्तर प्रदेश में 43 करोड़ पर्यटक ने भ्रमण किया था। उत्तर प्रदेश किस अभियान में निर्धन परिवारों को 25 चयनित परिवारों का नामांकन शामिल है? ठीक है, तो निर्धन परिवारों की जो सूची है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस अभियान में निर्धन परिवारों को 25 चयनित परिवारों का नामांकन शामिल है? तो गरीब पंचायत स्टेट में यह अभियान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए चलाया जाता है। ठीक है, यह अभियान किस लिए चलाया जाता है? गरीब पंचायत स्टेट जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए, नीचे वालों के लिए। ठीक है, यह अभियान चलाया जाता है। IFO स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल कब आयोजित किया गया था? IFO स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल कब आयोजित किया गया? फिर से देखो, 1 से 3 सितंबर
2 से 4 सितंबर, 3 से 5 सितंबर या 5 से 7 सितंबर। अब इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइए। 2 से 4 सितंबर 2024 को IFO स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल आयोजित किया गया था। ठीक है, यानी कि सितंबर के पहले सप्ताह में। आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर की घर घर सोलर पैनल में किस चीज का वादा नहीं किया गया? मुफ्त सोलर पैनल का, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का, उज्जवल भविष्य का, कंप्लीट सोलर पैकेज का। तो मुफ्त सोलर पैनल का वादा नहीं किया गया। इस योजना में मुफ्त सोलर पैनल का वादा नहीं किया, बल्कि रियायती दरों पर सोलर पैकेज उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया। सोलर टाटा पावर एक प्राइवेट कंपनी है, फ्री में तो नहीं देगी। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रक्रिया में किन 2 चरणों का उल्लेख है? प्राथमिक और अंतिम परीक्षा, साक्षात्कार, टेस्ट और इंटरव्यू, स्क्रीनिंग और मेरिट। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रक्रिया में किन 2 चरणों को शामिल किया गया है? तो प्राथमिक और अंतिम चरण है, उन 2 चरणों को शामिल किया गया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेम महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की? तो जो महेंद्र प्रताप सिंह है, जिन्होंने काबुल में प्रोविंस सरकार की स्थापना की थी, तो इन्होंने एक प्रेम महाविद्यालय खोला था। कब खोला था? तो 1909 में खोला था। ठीक है, तो 1909 में प्रेम विद्यालय खोला गया था। आपको याद हो कि 1909 में मालय मीटर सुधार भी आया था, द्वैध शासन व्यवस्था यहीं से स्टार्ट भी हुई थी। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बता देते हैं। पर्यटन विकास का लक्ष्य वर्ष तक रखा गया। पर्यटन विकास का लक्ष्य 2027 तक रखा गया, 28 तक, 2028 तक रखा गया। ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का लक्ष्य वर्ष 2028 तक पूरा करना है। उत्तर प्रदेश का पहला स्कूल, सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? तो गोरखपुर में। और कितने एकड़ में? 49 एकड़। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला स्कूल कहाँ स्थापित? वही वाली गोरखपुर है। आगे बढ़ते हैं। राम सिंह बघेल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो रेडियो मैन। ठीक है, अभी पढ़ गया है रेडियो मैन। राम सिंह बघेल को रेडियो मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लगभग इन्होंने 1200 से ऊपर, लगभग 1265 तक इनका जो संग्रह था। ठीक है, उत्तर प्रदेश कौन सा जेम प्लेटफॉर्म के साथ सबसे पहले जोड़ा गया? जेम प्लेटफॉर्म, आपको पता है जेम प्लेटफॉर्म के बारे में? ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जो शहर है वो जेम प्लेटफॉर्म के रूप में पहले जोड़ा गया? वो लखनऊ है, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी। अब यही है IFO स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल का आयोजन किस परिसर में होगा? या इस तरह में हुआ? इंडिया गांधी स्टेडियम, सूर्या खींच परिसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी या रामलीला मैदान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में IFO फेस्टिवल होगा, IFO स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल होगा। गोरखपुर सैनिक स्कूल की स्थापना पर कितनी लागत लगाएगी? तो 156 करोड़, 166 करोड़, 167 करोड़, 188 करोड़। इसका सही आंसर होगा 176 करोड़। उत्तर प्रदेश में कितने प्रमुख पर्यटन स्थल सूचीबद्ध किए गए? तो उत्तर प्रदेश के जो कितने स्थल हैं जो पर्यटक के मामले में सूचीबद्ध किए गए? तो 4 हैं। ठीक है, मलेरिया उन्मूलन के लिए किस वर्ष तक लक्ष्य रखकर निर्धारित किया गया? तो 2025, 26, 27 या 28। तो इसका सही आंसर होगा 2027 तक मलेरिया मुक्त भारत बना देंगे। गरीब पंचायत स्टेट अभियान का उद्देश्य क्या था? रोजगार सृजन या स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, गरीब उन्मूलन या महिला सुरक्षा। तो गरीबों के उन्मूलन के लिए, गरीब उन्मूलन के लिए लक्ष्य रखा गया। ठीक है, जो 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 लो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हैं, उन परिवारों के लिए लगभग 25 परिवार ऐसे हैं जो लो पॉवर्टी से भी नीचे हैं उनका। ठीक है, ज्यादा वैसे हैं तो ज्यादा, लेकिन अभी इन्हीं को चिन्हित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में शामिल शिक्षकों का चयन किस प्रक्रिया से होता है? साक्षात्कार द्वारा, लिखित परीक्षा के द्वारा, चयनित समिति एवं अंतिम चयन द्वारा, या चयन ऑनलाइन वोटिंग द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा चयन समिति एवं अंतिम चयन द्वारा। ठीक है, 50 शिक्षकों को सम्मान मिला है ये। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिससे कि आपको जो आने वाली नई अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपके पास टाइम बिल्कुल बचा नहीं है। हर एक सब्जेक्ट से आपको लगभग 400 से 500 क्वेश्चन मिलेंगे, और हर एक क्लास लगभग 2 से 3 वीडियो एक ही दिन में अपलोड होगी। तो बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एग्जाम के बेस पर ही आपके साथ आपको दिखाई देगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।